नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शब्द की जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये शब्द जितना आसान लगता है उतना ही पेचीदा है। और वो शब्द है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र आखिर है क्या? देखिए, ये सवाल इतना भी सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स, नेता और हम जैसे आम लोग सब इस सवाल में उलझे हुए हैं और इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है नहीं। और यहीं पर आकर एक डिलेमा, एक दुविधा खड़ी हो जाती है। भाई, जब हम इस शब्द का इस्तेमाल रोज करते हैं तो फिर इसे डिफाइन करने की, इसकी परिभाषा तय करने की जरूरत ही क्या है? ये सवाल सिर्फ हमारे मन में नहीं है। सोचिए, एक क्लासरूम में बहस चल रही है। एक स्टूडेंट है मैरी, वो अपनी टीचर से पूछती है, मैडम ये कुछ अजीब नहीं है? पहले हम डेमोक्रेसी पर बात कर रहे थे और अब हम उसका मतलब ढूंढ रहे हैं। ये तो हमें पहले करना चाहिए था ना। मतलब वो कह रही है कि हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं। पर उनकी टीचर मिस लिंगदो का जवाब सुनिए। बहुत ही कमाल की बात कहती हैं वो कहती हैं, क्या हम पेन, बारिश या प्यार को इस्तेमाल करने से पहले उसकी डेफिनेशन ढूंढते हैं? नहीं ना। हमें किसी शब्द की परिभाषा की जरूरत तब पड़ती है जब उसे इस्तेमाल करने में कंफ्यूजन होने लगे। मतलब परिभाषाएं क्लैरिटी के लिए होती हैं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। और ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि शब्दों के मतलब पत्थर की लकीर नहीं होते, वो समय के साथ बदलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कंप्यूटर शब्द का। देखिए, पहले कंप्यूटर का मतलब होता था वो इंसान जो कैलकुलेशन या गणना करता था। मतलब एक नौकरी थी ये। सोचिए, आज कोई कहे कि वो एक कंप्यूटर है तो क्या मतलब निकलेगा? आज तो कंप्यूटर एक मशीन है जिस पर हम काम करते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं। मतलब पूरी तरह बदल गया है। बस यही हाल लोकतंत्र जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स आइडियाज का भी होता है। तो ठीक है, इस पूरी बहस को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल, एक शुरुआती परिभाषा से शुरुआत करते हैं। तो परिभाषा है, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। सुनने में बिल्कुल सही लगता है ना? सीधा, सरल। और लोकतंत्र का जो मूल आइडिया है उसे पकड़ता भी है कि भाई पावर लोगों के हाथ में है। लेकिन क्या बस इतना कह देना काफी है? क्या ये परिभाषा हमें एक असली लोकतांत्रिक देश और एक ऐसे देश जो सिर्फ लोकतंत्र होने का दिखावा करता है, उसके बीच का फर्क बता सकती है? शायद नहीं। क्योंकि जैसे ही हम इस सिंपल सी परिभाषा को थोड़ा सा खोदते हैं, इसमें से कई नए और मुश्किल सवाल निकलने लगते हैं। जैसे कि ये शासक कौन है? कोई भी या कुछ खास लोग? और ये चुनाव कैसा होना चाहिए? क्या हर तरह का चुनाव डेमोक्रेटिक होता है? और सबसे जरूरी, ये जनता कौन है? क्या देश में रहने वाला हर इंसान? और आखिर में ये सरकार का रूप कैसा होना चाहिए? देखिए, एक लाइन ने कितने सवाल खड़े कर दिए। तो आइए एक एक कर इन सवालों से जूझते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं इस सवाल को कि असली पावर किसके हाथ में है। और इसे समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी देखते हैं। बात है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर की। अक्टूबर 1999 में जनरल मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कू किया। मतलब सेना के दम पर एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका। तख्ता पलट के बाद वो खुद को देश का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर देते हैं। फिर 2002 में एक रेफरेंडम करवाते हैं जिस पर धोखाधड़ी के खूब आरोप लगे और खुद को अगले 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनवा लेते हैं। और फिर अगस्त 2002 में वो एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी करते हैं जो असल में संविधान को ही बदल देता है। और ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था क्या? इसमें साफ लिखा था कि प्रेसिडेंट यानी मुशर्रफ नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को भंग कर सकते हैं। और तो और एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाए गए जिसमें ज्यादातर फौजी अफसर थे और इसका काम था चुनी हुई कैबिनेट के काम पर नजर रखना। मतलब कंट्रोल पूरा सेना के हाथ में। तो अब सोचिए, पाकिस्तान में चुनाव हुए, लोगों ने अपने नुमाइंदों को नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के लिए चुना भी, पर क्या असली पावर, असली फैसले लेने की ताकत उन चुने हुए नुमाइंदों के पास थी? जवाब है नहीं। और पाकिस्तान का ये उदाहरण हमें हमारी परिभाषा में एक नया और बहुत जरूरी फीचर जोड़ने पर मजबूर करता है। ये है लोकतंत्र की पहली खासियत कि लोकतंत्र में आखिरी फैसला लेने की पावर उन लोगों के हाथ में होनी ही चाहिए जिन्हें जनता ने चुना है। सिर्फ चुने हुए दिखना काफी नहीं है, असली पावर होनी चाहिए। चलिए, तो एक बात तो साफ हो गई। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, स्वतंत्र और निष्पक्ष मुकाबला। मतलब चुनाव कैसे होने चाहिए? क्या सिर्फ वोट डाल देना ही लोकतंत्र है? इसे समझने के लिए 2 और देशों के उदाहरण देखते हैं, चीन और मेक्सिको।
दोनों ही केस हमें बताते हैं कि सिर्फ नियमित तौर पर चुनाव करा देना ही काफी क्यों नहीं है। पहले चीन की बात करते हैं। वहां की संसद, जिसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं, उसके लिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं। पर एक पेज है, चुनाव लड़ने से पहले किसी भी कैंडिडेट को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से इजाजत लेनी पड़ती है। नतीजा, सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो कहने को तो चुनाव हैं, पर क्या लोगों के पास कोई असली चॉइस है? अब मैक्सिको का केस देखिए, साल 2000 तक का। वहां भी हर 6 साल में प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होते थे, पर लगभग 70 साल तक एक ही पार्टी PRI हर चुनाव जीतती रही। कैसे? हर तरह की डर्टी ट्रिक्स अपनाकर। सरकारी कर्मचारियों को पार्टी की मीटिंग में आना जरूरी था, टीचरों से कहा जाता था कि बच्चों के माँ बाप पर PRI को वोट देने का दबाव डालें, और मीडिया भी सिर्फ उन्हीं की तारीफ करता। तो इन दोनों उदाहरणों से हमें मिलती है लोकतंत्र की दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण खासियत। वो ये कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव पर नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, जहां जो लोग अभी पावर में हैं उनके हारने का भी एक रियल चांस हो। अगर हार जीत का फैसला पहले से ही तय है, तो वो चुनाव कैसा? तो देखिए, अब हमारे पास 2 बड़ी बातें हैं। एक, असली पावर चुने हुए लोगों के पास हो, और 2, चुनाव फ्री और फेयर हों। इन दोनों को मिला दें तो लोकतंत्र की एक बेहतर और मजबूत समझ बननी शुरू होती है। ये जो कार्टून है, ये 2005 में इराक पर अमेरिकी हमले के संदर्भ में बना था। देखिए कैसे डेमोक्रेसी शब्द को दिखाया गया है। ये कार्टून हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लोकतंत्र को कैसे थोपा जा सकता है, या उसका मतलब अलग-अलग लोगों के लिए कैसे अलग-अलग हो सकता है। तो अगर लोकतंत्र के लिए चुने हुए शासकों के पास असली पावर होनी चाहिए और चुनाव भी बिल्कुल फ्री और फेयर होने चाहिए, तो ये सब मुमकिन कैसे होगा? इस पूरे सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए हम नागरिकों के पास और कौन से बुनियादी अधिकार होने ही चाहिए? ये वो सवाल है जो हमें लोकतंत्र की एक और गहरी परत की तरफ ले जाता है।